Assalamu alaikum, this is Faisal Rafiq. Today we are going to talk about that how to drive expression for equilibrium constant Kc. Equilibrium constant Kc की हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है. तो ये हमारे पास equilibrium constant Kc है जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है एक जनरल रिएक्शन के लिए. तो सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, जनरल केमिकल इक्वेशन लेते हैं जिसकी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, उसके लिए. तो ए और बी हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट करके आपको क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं. क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं? सी और डी. सी और डी आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसमें साथ ए के ए मोल हैं, बी के बी मोल हैं, सी के सी मोल और डी के डी मोल शामिल हैं. ये आपको जो स्मॉल लेटर्स नज़र आ रहे हैं ये आपके पास मोलर कंसनट्रेशन है इनकी, ठीक है, कितने मोल्स इसके प्रेजेंट हैं. तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट हम मालूम करते हैं. हमें पता है एज़ पर लॉ ऑफ मास एक्शन, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है. ये अगर आपने देखा नहीं हो तो मैं साथ में इसकी पिक्चर पिन कर दूंगा वीडियो के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या चीज़ होता है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी रिएक्शन की स्पीड या उसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है मोलर कंसनट्रेशन के साथ, ठीक है. मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज जो होती हैं उनकी मोलर कंसनट्रेशन के ऊपर. लॉ ऑफ मास एक्शन की बेसिक जो आपको एक स्टेटमेंट नज़र आती है, स्टेटमेंट में बोला जाता है कि लॉ एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेस, ठीक है. तो एक्टिव मैसेस के हैं आपके पास बेसिकली वही आपके जो रिएक्टेंट्स हैं. तो जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में देखते हैं, आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास ए और बी आपके एज अ रिएक्टेंट बिहेव कर रहे हैं. आपके रिएक्टेंट क्या है? ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका रिएक्टेंट है. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा आपका आर एफ, आर मीन्स रेट, एफ मीन फॉरवर्ड. तो आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो आपका होगा वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होगा ए की मोलर कंसनट्रेशन के ऊपर और बी की मोलर कंसनट्रेशन के ऊपर. तो हमने क्या करना है, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करनी है. तो एज़ पर मैथमेटिकल रूल्स हमें यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट चाहिए और साथ में इक्वल का निशान हम लगा देंगे. तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हम रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखते हैं. मीन्स कि आपके पास कांस्टेंट है कि एफ फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है. सिंपल मोस्ट थिंग कि आप इसको कि एफ फॉरवर्ड और के कांस्टेंट के लिए, के एफ आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक कांस्टेंट है. तो आपके पास ये एक वैल्यू आ जाती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ में ए और बी की मोलर कंसनट्रेशन है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिवर्स रिएक्शन. आपको पता है कि जब रिएक्शन रिवर्स होता है तो आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट्स बन जाते हैं. आपके जो प्रोडक्ट होते हैं जब इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इन केस ऑफ रिवर्स, ये रिएक्शन जब रिवर्स होता है तो ये चीज़ आपकी जो है ये क्या करती है, ये रिएक्टेंट बन जाती है. अब ये एक्टिव मैस क्या है? एक्टिव मैस है रिवर्स रिएक्शन के केस में. तो अब सी और डी आपका एक्टिव मैस है रिवर्स रिएक्शन के केस में. तो आप यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, आर आपके पास रेट के लिए और आर रिवर्स रिएक्शन के लिए. ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है एक्टिव मैस के साथ. किसके? एक्टिव मैस के साथ जो आपके सी और डी है, ठीक है. इसका एक्टिव मैस क्या है? सी और डी है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है. रिवर्स जो आपका रिएक्शन है वो रिवर्स हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सी और डी मिल के आपको ए और बी दे रहे हैं. तो आपने क्या करना है, सिंपली डायरेक्टली रिलेट कर देना है सी और डी की मोलर कंसनट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को. सेम लाइक दैट जिस तरह हमने पहले यहाँ पे किया, हमने मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक एक कांस्टेंट लगाना है और उस कांस्टेंट को क्या करना है, इक्वल साथ लगा के कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया हमने. तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है तो के आर आएगा. के फॉर मतलब के कांस्टेंट के लिए और आर रिवर्स रिएक्शन के लिए, के आर आपका रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है. यहाँ तक आपने दो इक्वेशन निकाली आपके पास. मीन्स ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई. आपने फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट मालूम कर लिया और रिवर्स रिएक्शन का भी रेट मालूम कर लिया. अब नेक्स्ट हमने जो करना है हमें पता है कि इक्विलिब्रियम होता है. जब आपके पास इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपने अगर पहले नहीं देखी हुई तो मैं यहाँ पे साथ में एडिटिंग के दौरान पिन कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है उसकी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के.
मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम हो जाते हैं। मीन्स ए प्लस बी जितना मिल के आपको सी प्लस डी बना के दे रहे हैं, सेम लाइक दैट उसी तरह ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रेक डाउन होकर दोबारा इसकी रिएक्टेंट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। इन दोनों का जो रेट है वो सेम है, इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल कर देना है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। अब हमारे पास आर एफ की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। आर की वैल्यू आर एफ की वैल्यू आपके पास थी के एफ इंटू ए की मोलर कंसनट्रेशन और बी की मोलर कंसनट्रेशन, ठीक है। सेम लाइक दैट वी हैव के आर सी, दोनों की वैल्यूज़ के इसके अंदर पुट कर दिया तो मीन्स आर एफ की भी वैल्यू आ गई, के आर की वैल्यू भी आ गई, सी की मोलर कंसनट्रेशन एंड डी की मोलर कंसनट्रेशन। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई करते हुए ए और बी आपके पास यहाँ पे के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको सेम लाइक दैट ए की मोलर कंसनट्रेशन, बी की मोलर कंसनट्रेशन, ये इस साइड पे भी इसको हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, और इस साइड पे भी ए की मोलर कंसनट्रेशन एंड बी की मोलर कंसनट्रेशन। ये हमने क्या करना है, मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। ये आपके पास दोनों कैंसिल होगी वैल्यू, तो आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो रहेगी, और के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको भी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। इसी स्टेप में मैं कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे नीचे थोड़ी जगह नहीं थी, तो यहीं पे इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास जो आ गई, के एफ डिवाइडेड बाय के आर विच इज़ इक्वल टू सी की मोलर कंसनट्रेशन, डी की मोलर कंसनट्रेशन, राइट, एंड ए की मोलर कंसनट्रेशन और बी की मोलर कंसनट्रेशन। तो आपके पास ये एक चीज़ आ गई। अब हमें पता होना चाहिए कि एक जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन है, दोनों का जो कांस्टेंट के सी है, ये के सी हमारे पास के एफ डिवाइडेड बाय के आर के इक्वल होता है। तो हम इस के सी को इस के और एफ के साथ हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जो आ जाती है, जो हमारी डिज़ायर्ड चीज़ थी वो हमारे पास आ जाती है, सी की मोलर कंसनट्रेशन, डी की मोलर कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय ए की मोलर कंसनट्रेशन एंड बी की मोलर कंसनट्रेशन। तो ये चीज़ आपको जो डिज़ायर्ड आपके पास के सी की वैल्यू आपने मालूम करनी थी, वो आपके पास अब आ गई है। अब इसको देख के हमें पता लगता है कि देखिए सी और डी आपके पास क्या थे, प्रोडक्ट थे, और ए और बी आपके पास रिएक्टेंट थे। तो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपकी जो के सी है वो इक्वल टू प्रोडक्ट्स की मोलर कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मोलर कंसनट्रेशन, मतलब ये इसके बराबर होती है। तो ये हमने क्या किया, एक जनरल इक्वेशन के लिए, जनरल रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, के सी की जो एक्सप्रेशन थी उसको हमने ड्राइव किया।